कहानी की शुरुआत एक पुराने वीडियो टेप से होती है जिसमें फ्रांसिस और आयरिस की शादी चल रही है। सब बहुत खुश हैं, नाच गा रहे हैं, लेकिन फ्रांसिस का भाई डिएगो इस शादी से कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। अचानक सीन बदलता है और हम वर्तमान में आते हैं। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। हर तरफ जॉम्बीज का खौफनाक कहर है और एक भयंकर सर्वनाश हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए फ्रांसिस अपने परिवार को लेकर शहर से दूर गांव में अपने माता पिता के पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर फ्रांसिस सबसे पहले अकेले ही अंदर जाता है ताकि किसी भी खतरे को चेक कर सके, लेकिन अंदर का नजारा डरा देने वाला था। उसके पिता ने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि वह इन्फेक्ट हो चुके थे। फ्रांसिस भारी मन से वहां से एक बंदूक और अपने पिता की घड़ी उठा लेता है। अब देखते हैं कि दालान में क्या हो रहा है। जब फ्रांसिस बाहर लौटता है तो असली डर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है जो जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। वो अब एक जॉम्बी बन चुकी थी और उसी ने अपने पति को काटा था। फ्रांसिस के पास अपनी ही मां को गोली मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अपने माता पिता दोनों को दफनाने के बाद फ्रांसिस अपने परिवार को घर के अंदर लाता है। आयरिस और बच्चे थकान मिटाने के लिए सो जाते हैं, लेकिन फ्रांसिस इन खौफनाक घटनाओं के बाद सो नहीं पाता। वह बाहर जाकर पानी का पंप चेक करता है और राहत की सांस लेता है कि पानी पीने लायक है। इसीलिए उसके बेटे पानी लेने बाहर दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच आयरिस दिखाती है कि उसने दवा के साथ कुछ सिगरेट भी छिपा रखी थी और वो पीने लगती है, जो फ्रांसिस को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे मना कर देता है। बड़ा बेटा जोशुआ पास ही एक खलिहान देखता है और फ्रांसिस उसके साथ उसे चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। छोटे बेटे लुकास को वहां जाना खतरनाक लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे तसल्ली देता है और उसे उसकी सैनिक गुड़िया और मां के पास सुरक्षित छोड़ देता है। खलिहान जाते वक्त जोशुआ ध्यान देता है कि उसके पिता ने अब एक घड़ी पहन रखी है। खलिहान के अंदर उन्हें कुछ मुर्गियां तो मिलती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी नजर एक लाश पर भी पड़ती है। ये उनके पुराने नौकर की लाश थी जिसने इन्फेक्ट होने के बाद खुद को खत्म कर लिया था। यहाँ फ्रांसिस का एक बहुत ही खौफनाक रूप देखने को मिलता है। वह बड़ी बेरहमी से जोशुआ को उस लाश से चाबियां निकालने के लिए मजबूर करता है। जोशुआ चाबी खींचता रहता है और अचानक लाश सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। बेचारा बच्चा बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फ्रांसिस को कोई चिंता नहीं होती। जोशुआ खुद को धोने के लिए पंप की तरफ भागता है, जिसे देखकर आयरिस घबरा जाती है, लेकिन फ्रांसिस उसे झूठ बोल देता है कि उन्होंने बस एक लाश देखी थी। फिर फ्रांसिस लुकास को एक गन्ना देता है जो उसे खेत में मिला था, ताकि वह असली चीनी का स्वाद ले सके। घर के बेसमेंट में फ्रांसिस और आयरिस को एक जनरेटर मिलता है। वहां एक छोटा सा बिस्तर और दीवारों पर कुछ चित्र भी बने हुए थे। ये चित्र फ्रांसिस के बचपन के दर्दनाक और डरावने दिनों का संदर्भ देते हैं, जब उसके पिता उस पर जुल्म करते थे। फ्रांसिस हिम्मत करके कमरे में जाता है और जनरेटर चेक करता है, लेकिन उसमें गैस नहीं है। पुरानी बुरी यादें फ्रांसिस को अंदर से टूटने की कगार पर ले आती हैं, इसलिए आयरिस उसे वहां से जाने में मदद करती है। दीवार पर बने एक चित्र में साफ दिख रहा था कि एक बड़ा इंसान एक बच्चे को गोली मार रहा है। रात के खाने पर परिवार चावल और अंडे खाता है, लेकिन फ्रांसिस जबरदस्ती सबसे पहले प्रार्थना करवाता है। लुकास अपना गन्ना चबाता रहता है, इसलिए माता पिता को उसे गन्ना गिराने के लिए मजबूर करना पड़ता है। जोशुआ रेडियो चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसिस उसे बंद करवा देता है। आयरिस को फिक्र है कि वो लोग कल क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ का खाना हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फ्रांसिस सोचता है कि उनका यहीं रुकना सबसे सही है, क्योंकि उनके पास साफ पानी है और ये जगह शहर से अधिक सुरक्षित है। चिड़ी हुई आयरिस उसे याद दिलाती है कि हर कोई उत्तर की ओर जा रहा है और उन्हें भी जाना चाहिए। लुकास और जोशुआ भी सहमत हैं क्योंकि वे अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, लेकिन फ्रांसिस साफ मना कर देता है और फैसला सुनाता है कि वे यहीं रहेंगे। रात के खाने के बाद जोशुआ अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए बाहर जाता है और उसके पुराने वीडियो देखने लगता है। दुर्भाग्य से उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे चार्ज करने का कोई साधन नहीं है। फ्रांसिस खिड़की से उसे घूर रहा होता है। आयरिस ये बताने का मौका लेती है कि वो जोशुआ के साथ बहुत कठोर है, जबकि लुकास के साथ मधुर व्यवहार करता है, इसीलिए उसे अपने दोनों बेटों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उस रात फ्रांसिस को बेसमेंट में उसके साथ हुई भयानक घटनाओं के लगातार बुरे सपने आते हैं। जब वह घबराकर जागता है तो आयरिस को उसे शांत करने के लिए पकड़ना पड़ता है। अगले दिन आयरिस फ्रांसिस से कहती है कि इस जगह का उस पर जो बुरा असर पड़ रहा है, उसे देखते हुए यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। फ्रांसिस मानता है कि उसने गलती की, लेकिन उसे यह अजीब लगता है कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी वो उनके भविष्य के बारे में सोचती है। आयरिस बताती है कि अगर उसने पहले सच कबूल कर लिया होता तो वे आज एक साथ नहीं होते और लुकास उनके पास नहीं होता। इसलिए फ्रांसिस घोषणा करता है कि अगर वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो वह भी तैयार है। पूरा परिवार कार में बैठकर बाकी लोगों की तरह उत्तर की ओर जाने का फैसला करता है। रास्ते में जोशुआ जिक्र करता है कि उसका चाचा डिएगो भी उत्तर की ओर गया था। यह सुनकर फ्रांसिस क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि डिएगो ने शहर छोड़ने से पहले आयरिस को कॉल किया था। फ्रांसिस पूछता है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया, तो आयरिस कहती है कि फ्रांसिस डिएगो का कॉल कभी नहीं उठाता। फ्रांसिस को लगता है कि आयरिस उत्तर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि डिएगो वहां है, लेकिन आयरिस इससे साफ इनकार करती है। दोनों में बहस शुरू ही होती है कि जोशुआ उन्हें कार रोकने के लिए चिल्लाकर रोकता है। सामने का पुल लावारिस वाहनों और एक सैन्य बाढ़ द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक था। आयरिस को लगता है कि वहां से कार के गुजरने के लिए पर्याप्त जगह है और वे बस बाढ़ को हटा सकते हैं। हालांकि
फ्रांसिस को लगता है कि सेना ने किसी कारण से ही बाड़ लगाई होगी और बताता है कि अंधेरा हो रहा है। जब फ्रांसिस कहता है कि वे वापस जाएंगे तो आयरिस साफ मना कर देती है और कार से बाहर निकल जाती है। वह बाड़ को हटाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जैसे ही आयरिस बाड़ को काटने के लिए एक ब्लेड का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अचानक एक ज़ॉम्बी बन चुका सैनिक उनके पास प्रकट होता है जो बार बार दोहरा रहा था, कृपया। फ्रांसिस के कहने पर आयरिस वहां से जितनी तेज हो सके भागती है। उसके जमीन पर लेटते ही फ्रांसिस उस ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाकर उसे मार गिराता है। जब पति पत्नी वापस मिलते हैं तो उनके पीछे एक और ज़ॉम्बी आ धमकता है। जोशुआ उन्हें सचेत करने के लिए कार का हॉर्न बजा देता है और फ्रांसिस तेजी से इस ज़ॉम्बी को भी गोली मार देता है। लेकिन दुर्भाग्य से हॉर्न की आवाज से लाशों के एक बड़े समूह का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है जो कार को घेर लेते हैं और बच्चे भयभीत होकर चिल्लाने लगते हैं। फ्रांसिस उन सभी को मारना चाहता है लेकिन आयरिस को अपने बेटों की चिंता है, इसलिए फ्रांसिस उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए केवल एक ज़ॉम्बी को गोली मारता है। भीड़ तुरंत फ्रांसिस का पीछा करने लगती है और वह एक एक करके उन्हें गोली मारता है। इससे आयरिस को बच्चों को बाहर निकालने का समय मिल जाता है ताकि वे एक साथ भाग सकें। जब फ्रांसिस की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह एक कार के ऊपर चढ़ने से पहले एक मृत सैनिक के पास से एक ग्रेनेड छीन लेता है। जैसे ही वह एक वाहन से दूसरे वाहन पर छलांग लगाता है, ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रांसिस उन पर बंदूक से वार करता है। एक बार जब वह काफी दूर हो जाता है तो वह एक ही विस्फोट में पूरी भीड़ के चीथड़े उड़ाने के लिए ग्रेनेड फेंक देता है। बाद में परिवार पैदल ही घर लौट आता है और फ्रांसिस आयरिस को बताता है कि वे पहले ही उसका तरीका आजमा चुके हैं, इसलिए अब वे सब उसके तरीके से करेंगे। 2 सप्ताह बीत जाते हैं। फ्रांसिस पुल पर लौटता है और अपनी कार में बैठता है। कार अभी भी काम कर रही थी लेकिन उसे स्टार्ट करने के बाद वह गाड़ी चलाने में झिझकता है। दोपहर में फ्रांसिस एक अस्थायी स्ट्रेचर पर कुछ सामान खींचते हुए पैदल घर पहुंचता है। आयरिस को आश्चर्य होता है कि वह कार क्यों नहीं लाया तो फ्रांसिस झूठ बोल देता है कि वह टूट गई है। चूंकि सप्लाई में गैस भी शामिल थी, फ्रांसिस खुद को बेसमेंट में जाने के लिए मजबूर करता है जहां उसे अपने बचपन के डरावने सपने आते रहते हैं। जनरेटर में गैस भरने के बाद वह घर में बिजली वापस लाने में कामयाब हो जाता है। वह ऐसी चालू करता है और आयरिस का पसंदीदा संगीत बजाता है। बच्चे उसके साथ खूब नृत्य करते हैं लेकिन आयरिस बस उदास होकर देखती रहती है। बाद में फ्रांसिस को टेप का एक बॉक्स मिलता है और वह अपनी शादी का वीडियो देखने का फैसला करता है। आयरिस ये नोटिस करती है और वहां से चली जाती है। फ्रांसिस उसके पीछे रसोई में जाता है, उसे धीरे से गले लगाता है और काउंटर पर उसके साथ करीब आने की कोशिश करता है। इसी बीच जोशुआ ने अपना फोन चार्ज कर लिया है और अपनी प्रेमिका के वीडियो देखते हुए अपने हाथ गंदे कर रहा है। लुकास उसे टोकता है क्योंकि वह अकेले नहीं सोना चाहता। जोशुआ उसे वहीं रुकने की अनुमति देता है और फिर दोनों भाई अपने पिता की बचपन की चीजों के एक बक्से को एक साथ देखते हैं जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें भी थीं। लुकास ध्यान देता है कि जोशुआ बिल्कुल युवा डिएगो जैसा दिखता है। अगली सुबह फ्रांसिस आयरिस से कहता है कि उसे चोट पहुंचाने के लिए उसे खेद है, लेकिन अब जब उसका भयानक परिवार चला गया है तो उनके पास एक दूसरा मौका हो सकता है। वह इस फार्म पर एक नया जीवन शुरू करना चाहता है और आयरिस केवल ठीक है कहती है। लेकिन जब वह उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वह कोई जवाब नहीं देती। फिर फ्रांसिस नाश्ते के लिए अंडे लाने शेड में जाता है और वहां एक जंगली कुत्ते को देखकर चौंक जाता है। कुत्ता उस पर भौंकता रहता है। फ्रांसिस इसे डराने की कोशिश करता है लेकिन कुत्ता उसका हाथ बुरी तरह काट लेता है। फिर वह कुत्ता एक मुर्गे को चुराता है और शेड के नीचे खोदे गए छेद से भाग जाता है। चूंकि आयरिस एक नर्स है, उसके लिए फ्रांसिस के घाव की देखभाल करना आसान है, लेकिन वह कहती है कि उसे रेबीज शॉट के लिए अस्पताल जाना चाहिए। फ्रांसिस गुस्से में मेज पटक देता है और कसम खाता है कि वह बिल्कुल ठीक है। बाहर जोशुआ किसी तरह रेडियो चालू करने में सफल हो जाता है और डेल्टा कैंप शब्द सुनता है, लेकिन दुख की बात है कि बैटरियां खत्म हो जाती हैं और वह निराशा में चिल्ला उठता है। जब उसके माता पिता बाहर आते हैं तो आयरिस यह सुनकर उत्साहित हो जाती है कि जोशुआ के पास एक सुराग हो सकता है, लेकिन फ्रांसिस का दावा है कि जोशुआ बस चीजों की कल्पना कर रहा है। रात्रि भोज के दौरान आयरिस जोर देकर कहती है कि उन्हें उस डेल्टा शिविर की खोज करनी चाहिए और फ्रांसिस से कार ठीक करने का अनुरोध करती है। हालांकि फ्रांसिस को लगता है कि पुल पर लाशों को देखते हुए शिविर सुरक्षित नहीं होगा। दोनों में बहस होने लगती है और फ्रांसिस उन सभी मौतों को सामने लाता है जो उन्होंने देखी हैं, जैसे कि लुकास के स्कूल में हुई भयंकर घटना। वह स्मृति लुकास को बहुत परेशान करती है, जो आराम के लिए रोते हुए अपने पिता की बाहों में भाग जाता है। आयरिस खुद को छला हुआ महसूस करते हुए मेज से दूर चली जाती है। अगली सुबह जोशुआ फ्रांसिस से पूछता है कि क्या वे जनरेटर को फिर से चालू कर सकते हैं, क्योंकि वह कुछ संगीत बजाना चाहता है। जब फ्रांसिस मना कर देता है तो जोशुआ कहता है कि वह जानना चाहता है कि बाहर और कौन लोग बचे हैं। फ्रांसिस उसे खींचता है और याद दिलाता है कि पुल पर क्या हुआ था और पूछता है
कि क्या जोशुआ मारने के लिए पर्याप्त बहादुर है। जब जोशुआ कहता है कि वह है, तो फ्रांसिस उसे मैदान के बीच में ले जाता है और उसे वह कहानी बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे चोरों से खेत की रक्षा करना सिखाया था। एक छड़ी पर जार रखने के बाद वह जोशुआ को बंदूक देता है और निशाना लगाने को कहता है। जोशुआ गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। इस शोर से फ्रांसिस को अपने बचपन के और अधिक खौफनाक दर्शन होने लगते हैं। फ्रांसिस जोशुआ की स्थिति ठीक करता है और उसे फिर से फायर करने से पहले कुछ सुझाव देता है, लेकिन वह फिर से चूक जाता है। आयरिस और लुकास शोर सुनकर बाहर आते हैं और फ्रांसिस कहता है कि जोशुआ को सीखने की जरूरत है। वह कठोर शब्दों के साथ लड़के को धक्का देता रहता है और अंत में उस पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। घबराकर जोशुआ कई गोलियां चलाता है जब तक कि एक जार में न जा लगे। इससे फ्रांसिस को अपने डरावने पिता का एक और दृश्य दिखाई देता है। अपना काम पूरा होने पर जोशुआ रोने लगता है और फ्रांसिस ने यह कहते हुए उससे बंदूक ले ली कि उसने बहुत अच्छा किया। अचानक गोलियों की भारी आवाज के बाद मैदान पर लाशों का एक झुंड दिखाई देता है। परिवार तुरंत भागने लगता है और भीड़ उनका पीछा करती है। जैसे ही परिवार घर में प्रवेश करता है, वे ऊपर छिपने के लिए भागने से पहले दरवाजे को बंद करने के लिए फर्श पर एक भारी संदूक खिसकाकर लगा देते हैं। फ्रांसिस बालकनी से बाहर निकलता है और घर के चारों ओर लाशों को देखता है। जल्द ही ज़ॉम्बी खिड़कियां तोड़ने और दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक सड़क पर एक कार का हॉर्न बजने लगता है। जब ज़ॉम्बीज का ध्यान उस पर जाता है तो कार जितनी जल्दी हो सके भागती है और सारी लाशें उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। सुबह फ्रांसिस बाहर आता है और देखता है कि शेड नष्ट हो गया है। सभी मुर्गियां जा चुकी हैं और अंडे टूट चुके हैं। वह सड़क का अनुसरण करता है जब तक कि वह नदी के किनारे पिछली रात वाली कार को नहीं देख लेता। उसे यह जानकर गहरा झटका लगता है कि कार का ड्राइवर उसका अपना भाई डिएगो है। डिएगो बताता है कि उसने अपना पूरा परिवार खो दिया है और फ्रांसिस को उसे सूचित करना पड़ता है कि उनके माता पिता भी मर चुके हैं। डिएगो फ्रांसिस को बचपन में चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह उत्तर की ओर जा रहा है, इसलिए वह चाहता है कि फ्रांसिस और उसका परिवार भी उसके साथ आए, क्योंकि संसाधन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। क्रोधित फ्रांसिस डिएगो पर बंदूक तान देता है और उसे अपने परिवार से दूर रहने की चेतावनी देता है। मजबूर होकर डिएगो गाड़ी चलाने से पहले वहां एक नक्शा छोड़ देता है। फ्रांसिस नक्शा पकड़ लेता है और उसे जलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी उसने देखा कि डिएगो ने अपनी जैकेट भी छोड़ दी है। जब वह घर जाता है तो वह आयरिस को जैकेट दिखाता है और उसे झूठ बोलता है कि डिएगो मर गया है। अंदर से अधिकाधिक विक्षिप्त और पागल होते हुए फ्रांसिस सभी खिड़कियां बंद करने का निर्णय लेता है। आयरिस जोशुआ को अपने साथ धूम्रपान करने देती है और कहती है कि उसकी मुस्कान किसी के जैसी है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि किसके जैसी। इसी बीच लुकास एक मक्खी को मारने की कोशिश करते हुए उसका पीछा करके तहखाने तक जाता है, जहां वह खिड़की पर एक ज़ॉम्बी को देखकर बुरी तरह चौंक जाता है। आयरिस तुरंत उसे सांत्वना देने आती है और उसे आश्वासन देती है कि ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। उसने देखा कि वह ज़ॉम्बी कमजोर होता जा रहा है और उसका मानना है कि जल्द ही सभी लाशें मर जाएंगी ताकि वे आराम से बाहर निकल सकें। यह बात फ्रांसिस सुन लेता है, जो अपने परिवार को किसी भी कीमत पर खोने से इनकार कर देता है। बाद में मैदान पर फ्रांसिस जानबूझकर एक ज़ॉम्बी की तलाश करता है और उसका सिर काट देता है। फिर वह चिल्लाते हुए घर वापस भागने से पहले अपने कपड़ों पर ज़ॉम्बी का कुछ खून लगा लेता है। उसका परिवार घबराकर उसकी जांच करने के लिए आता है और वह उन्हें ज़ॉम्बी का कटा हुआ सिर दिखाता है, यह नाटक करते हुए कि उस पर भयंकर हमला किया गया था। फ्रांसिस दावा करता है कि बाहर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इसलिए उन्हें हर हाल में अंदर ही रहना चाहिए। बच्चे भयभीत होकर घर वापस भाग जाते हैं। बेडरूम में फ्रांसिस स्नान करने के लिए अपने गंदे कपड़े उतारता है। तभी जोशुआ देखता है कि नक्शा उसकी जेब से गिर गया है। इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, फ्रांसिस वापस लौट आता है, इसलिए जोशुआ भाग जाता है। शाम को फ्रांसिस कुछ संगीत और एक जर्जर क्रिसमस ट्री के साथ परिवार को आश्चर्यचकित करता है। अभी सितंबर का ही महीना है, लेकिन उसका मानना है कि वे कुछ अच्छे के हकदार हैं। रात्रिभोज के दौरान फ्रांसिस उनसे पूछता है कि वे क्रिसमस के लिए क्या मांगना चाहेंगे। लुकास एक साइकिल चुनता है और जोशुआ कहता है कि उसे वह नक्शा चाहिए जो उसने शयनकक्ष में देखा था, लेकिन फ्रांसिस उसके अस्तित्व से पूरी तरह इनकार कर देता है। जब लुकास ने फ्रांसिस से उसकी इच्छा पूछी तो फ्रांसिस ने स्वीकार किया कि वह एक और बच्चा चाहता है। आयरिस सोचती है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह एक बहुत ही भयानक विचार है और एक छोटी सी बहस के बाद वह कहती है कि उसकी इच्छा अब उन्हें छोड़कर जाने की है, क्योंकि उनके पास मुश्किल से कोई भोजन बचा है। फ्रांसिस उस पर अपने ही परिवार को पसंद न करने का आरोप लगाता है और बच्चों को बताता है कि उसने महामारी फैलने से पहले ही उन्हें छोड़ने पर विचार कर लिया था। आयरिस बुरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए अपने बच्चों से माफी मांगती है और उन्हें आश्वासन देती है कि यह उनकी कोई गलती नहीं है। चूंकि वह खुश नहीं थी, उसे अपने दिमाग को ठीक करने और उनके लिए एक बेहतर मां के रूप में वापस आने के लिए थोड़ा समय चाहिए था।
फ्रांसिस बाकी की सच्चाई की मांग करते हुए मेज को जोर से पटक देता है। जब जोशुआ अपनी मां का बचाव करने की कोशिश करता है तो फ्रांसिस उसे हरामी कहता है। इसके बाद फ्रांसिस वह खौफनाक राज खोल देता है कि आयरिस और डिएगो का अफेयर था और जोशुआ वास्तव में डिएगो का ही बेटा है। आयरिस बच्चों के सामने ऐसा गंदा राज खोलने के लिए फ्रांसिस पर चिल्लाती है और उसे याद दिलाती है कि वह सिर्फ उसे छोड़ना चाहती थी, पूरे परिवार को नहीं, क्योंकि वह अब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब आयरिस गुस्से में नक्शा मांगती है, फ्रांसिस उसे बाहर निकालता है और जलाने के लिए आगे बढ़ता है। आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह आसानी से उसे रोक लेता है। बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। कमरे से बाहर भागने से पहले आयरिस अपने पति को जोरदार थप्पड़ मारती है। फ्रांसिस फिर बेशर्मी से बैठता है और बच्चों से कहता है कि ऐसे खाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई हफ्तों बाद फ्रांसिस मैदान पर गन्ने की तलाश कर रहा था जब अचानक उसे गोलियों की कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे क्षेत्र में कुछ भी दिखाई नहीं देता है लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित है, इसलिए वह एक विशाल लकड़ी के तख्ते और सील करने के लिए एक जंजीर के साथ घर जाता है और सामने का दरवाजा ब्लॉक कर देता है। फ्रांसिस अपने परिवार को बताता है कि लाशें अभी भी बाहर ही हैं, लेकिन जोशुआ उसे झूठा कहता है क्योंकि उन्होंने कई हफ्तों से कोई लाश नहीं देखी है। अंत में काफी साहसी होते हुए जोशुआ फ्रांसिस पर उन्हें बलपूर्वक वहां कैद रखने का आरोप लगाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता उसके साथ करते थे। धीरे धीरे अपना पूरा दिमागी संतुलन खोते हुए फ्रांसिस जोशुआ का अपमान करता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे उसकी घड़ी पर खून लग जाता है। वह पागलों की तरह चिल्लाता है कि उसने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ किया, इसलिए उन्हें अंदर ही रहना चाहिए। यह तनावपूर्ण क्षण दरवाजे पर एक दस्तक और एक पुरुष की आवाज से बाधित होता है। यह अजनबी कहता है कि वह एक सिपाही है और उनसे मदद मांगता है। फ्रांसिस उसे दूर जाने के लिए कहता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन जोशुआ दौड़कर दरवाजा खोल देता है और घायल सैनिक कोरेरा अंदर गिर जाता है। कोरक्वेरा कसम खाता है कि उसे काटा नहीं गया है और वह उन्हें अपनी त्वचा दिखाता है। वह कहता है कि वह डेल्टा कैंप से आता है। उनकी यूनिट कुछ आपूर्ति के लिए शहर गई थी और रास्ते में उन पर जॉम्बी ने हमला कर दिया, इसलिए अब उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। फ्रांसिस सोचता है कि इससे पुष्टि होती है कि लाशों के हर जगह होने के बारे में वह बिल्कुल सही था, लेकिन कोरक्वा का कहना है कि यह क्षेत्र पर निर्भर करता है और उस शिविर और इस घर के बीच बहुत सारे जीव नहीं हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि उसे डिएगो ने यहाँ भेजा था जिस पर भी हमला किया गया था। आयरिस को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके पति ने झूठ बोला था, लेकिन फ्रांसिस का कहना है कि उसने भी झूठ बोला था। जब फ्रांसिस उसे बाहर फेंकने की कोशिश करता है तो परिवार के बाकी लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। अंत में फ्रांसिस उसे रहने की अनुमति दे देता है, लेकिन उसे तहखाने में बंद कर देता है। आधी रात में जोशुआ आयरिस को जगाकर बताता है कि वह हमेशा के लिए जा रहा है। वह अब फ्रांसिस को एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता और यह जांचना चाहता है कि डिएगो उस हमले में बच गया या नहीं। उनके गले लगने के बाद जोशुआ उससे भी साथ आने के लिए कहता है, लेकिन आयरिस को लुकास के लिए वहीं रुकना पड़ता है। अगली सुबह फ्रांसिस अपने अपमानजनक पिता के बारे में एक और दुःस्वप्न देखने के बाद जागता है। रसोई में वह आयरिस और लुकास को सिक्वेरा के साथ नाश्ता करते हुए पाता है जो अपने घाव से ठीक हो चुका है। जब फ्रांसिस पूछता है कि जोशुआ कहाँ है तो लुकास कहता है कि वह नहीं जानता। संदेह होने पर फ्रांसिस सामने के दरवाजे पर जाता है और उसे खुला पाता है, इसलिए वह अनुमान लगा लेता है कि क्या हुआ है। क्रोध में अंधा होकर वह रसोई में लौटता है और कोरक्वा के सिर पर हथौड़े से जोरदार वार करके उसे बेरहमी से मार डालता है। फिर वह डरी हुई आयरिस से कहता है कि उसे पीटने से पहले उसे यहीं रुकना होगा। कुछ समय बाद आयरिस और लुकास बेसमेंट में जागते हैं। आयरिस बंद दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारती है, लेकिन वह हिलता भी नहीं। ऊपर रसोई में फ्रांसिस सैनिक की गुड़िया को मेज पर शव के ठीक बगल में रखकर शांति से नाश्ता करता है। जब वह बाहर जंगली कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। कुछ क्षण बाद फ्रांसिस उस मृत सैनिक की वर्दी पहनकर और मांस की एक ट्रे लेकर तहखाने में प्रवेश करता है। वह अपने परिवार को खाने के लिए आमंत्रित करता है। लुकास कुछ हड़पना चाहता है, लेकिन आयरिस उसे रोक देती है क्योंकि उसे फ्रांसिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। फ्रांसिस निराशा में ट्रे को फर्श पर फेंकने से पहले थोड़ा सा खाता है, जबकि फ्रांसिस उन्हें बताता है कि कैसे उसके पिता खाना खत्म न करने पर उस पर गुस्सा हो जाते थे। आयरिस ट्रे से गिरे चाकू को देखती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। हालांकि फ्रांसिस पलट जाता है, इसलिए वह इसे अपने पैर से छिपा लेती है। वह फ्रांसिस का ध्यान भटकाने के लिए उसे कुछ प्यार भरी बातें कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता और जाने से पहले चाकू उठा लेता है। घबराकर आयरिस ट्रे को दरवाजे पर फेंकती है और एक धातु की पट्टी पकड़ लेती है। वह इसका उपयोग खिड़की से एक बोर्ड को हटाने के लिए करती है। हालांकि वह गिर जाती है और बिजली का झटका उसे नीचे गिरा देता है। आधी रात में लुकास आयरिस को एक विचार के साथ जगाता है। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इसलिए फ्रांसिस उसे देखने के लिए घबराकर तहखाने में घुस जाता है। जबकि लुकास बीमार होने का नाटक करता है
है, आयरिस मौका पाकर फ्रांसिस की पीठ में छुरा घोंप देती है। इससे पहले कि वह और लुकास कमरे से बाहर भागे, वह चाबियां ले लेती है और फ्रांसिस के गोली चलाने से ठीक पहले बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। वहां नीचे कैद होने पर फ्रांसिस को अपनी सभी दर्दनाक यादें देखने को मिलती हैं और वह पूरी तरह टूट जाता है। आयरिस और लुकास बाहर भागते हैं, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। बाहर वो पाते हैं कि एक ज़ॉम्बीफाइड डिएगो एक शरीर खा रहा है। वह घर में उनका पीछा करने से पहले भागो शब्द दोहराता है। आयरिस सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन डिएगो उसके पैर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है। जैसे ही आयरिस उसके काटने को रोकने की कोशिश करती है, लुकास डिएगो पर टॉर्च से हमला कर देता है। इसके बाद डिएगो लुकास पर हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ता है। आयरिस तुरंत डिएगो का ध्यान भटकाने के लिए उस पर वस्तुएं फेंकती है और एक कुर्सी से उससे लड़ती है। अपने परिवार की चीख सुनकर फ्रांसिस दरवाजे को तब तक जोर जोर से पीटता रहता है जब तक वह भागने के लिए ताला तोड़ने में सफल नहीं हो जाता। जब डिएगो आयरिस को काटने ही वाला होता है तो फ्रांसिस अचानक उस पर कूद पड़ता है और बार बार अपनी बंदूक से उसके सिर पर वार करता है और तब तक नहीं रुकता जब तक आयरिस उसे नहीं रोकती। इसके बाद फ्रांसिस हर चीज के लिए आयरिस को दोषी ठहराता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लुकास उसे रोक देता है और खुलासा करता है कि उसे काट लिया गया है। फ्रांसिस गहरे दुहक में डूब जाता है, इसलिए आयरिस को अकेले ही काम करना पड़ता है। लुकास को कुछ दवा देने के बाद वह संक्रमण को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए उसका काटा हुआ हाथ काटने के लिए आगे बढ़ती है। यह एक काफी दर्दनाक और खौफनाक प्रक्रिया है, लेकिन कम से कम लुकास को बचा लिया जाता है। आयरिस कहती है कि उसे अस्पताल और रक्त आधान की सख्त जरूरत है, इसलिए वह रोते हुए अपने पति से कार दिलाने की विनती करती है। फ्रांसिस पुल तक पहुंचने के लिए जितनी तेजी से संभव हो दौड़ता है, जहां उसे हाथ में बंदूक लिए जोशुआ मिलता है। इससे पहले कि फ्रांसिस कुछ बता पाता कि क्या हुआ था, जोशुआ घबराहट में उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही जोशुआ को तुरंत पछतावा होता है और वह रोते हुए अपने पिता से माफी मांगता है। मरने से ठीक पहले फ्रांसिस उसे मेरा बेटा कहकर पुकारता है। फिर जोशुआ कार में बैठता है और वापस घर की तरफ जाने लगता है। घर में आयरिस खून से लथपथ लुकास से माफी मांगती है। तभी वह बाहर खिड़की से कार की लाइटें अपनी तरफ आती हुई देखती है।